भारत की मतदाता सूची संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण स्टेप लेने जा रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा कदम उठाने वाला है इस पूरे मुद्दे पर। क्यों? उसके पीछे का रीज़न जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सुनवाई को शेयर कर रहा हूँ, उससे आपको सब कुछ एक-एक करके पूरी बात पता चल जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप सब कुछ जान जाएँ। भारत की मतदाता सूची संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दखल दिया है। ये बात आपको पता है। एडीआर बनाम चुनाव आयोग का केस और चुनाव आयोग को एक साफ संदेश दिया है कि सावधान रहिए, सावधानी बरतिए, निष्पक्ष रहिए और संवेदनशील बनिए लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए। उत्तर प्रदेश और केरल में लाखों मतदाताओं के नाम हटने का खतरा बना हुआ है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा अहम सवाल उठाया है कि क्या जल्दबाजी लोकतांत्रिक अधिकारों को ज्यादा महत्वपूर्ण और बना देती है, उनको सख्ती से अनुपालन के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट कर देती है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आपका कोई सवाल है तो आप लाइव चैट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। सेशन आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। आपके साथ कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर की जाए और आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। इस पूरे मामले को मैं आपको गहराई से समझा रहा हूं। आपका जो भी सवाल हो आप पूछ लीजिएगा। देखिए, लाइव सेशन बहुत कम आपको मिलते हैं और आपका जो भी सवाल आएगा मैं उसको यहीं के यहीं आपका रिजॉल्व भी करूंगा। देखिए, एडीआर बनाम जो चुनाव आयोग का केस है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आपको चल रहा है, आपको पता ही है। और ये जो मामला है ये लोकतंत्र की आत्मा यानी कि मतदान के अधिकार से सीधा जुड़ा हुआ है। केस का नाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2025 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। और इस सुनवाई का जो आज की सुनवाई के दौरान जो केंद्र बिंदु था वो ये था कि उत्तर प्रदेश और केरल, जहां पर याचिकाकर्ताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि समय सीमा जो है एसआईआर कंडक्ट कराने की वो बहुत कम रखी गई है। आपको पता है बीएलओ वगैरह प्रेशर वाला वो सारी चीजें आपके ज़हन में ऑलरेडी ही हैं और बड़े पैमाने पर नाम हटने का खतरा है। और आपको ये भी पता है कि जो क्या कहते हैं कि वेस्ट बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई, आपको ये पता है ना? और कितने लाख लोगों के नाम हटे हैं ये भी पता चल गया होगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में। तो इसलिए पूरा का पूरा केस और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात हँसने की नहीं है, मगर मैं आपको यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण बात बताने की बात कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द मेंबरशिप। थैंक यू। आप चैनल को सपोर्ट इसी तरीके से करते रहिए। थैंक यू सो मच। वेस्ट बंगाल में भी आपको पता है कि काफी नाम हटे हैं और आप बाकी लोग भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। लाइव सेशन के दौरान आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है, तो जो ये मामला है आपको एसआईआर से लेकर है, मैं आपको यही बता रहा था। और जो मेन बिंदु था वो ये है कि स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश और केरल की एसआईआर को लेकर इसमें सवाल उठ रहे हैं कि जो समय सीमा दी गई है एसआईआर के कंडक्ट कराने की वो बहुत कम दी गई है। बड़े पैमाने पर नाम हटने का खतरा बना हुआ है और जमीनी स्तर पर अव्यवस्था और कठिनाइयां हैं। बीएलओ जो हैं वो काफी दबाव के अंदर भी काम कर रहे हैं और ऊपर से सरकार ने तो डिटेंशन सेंटर बनाने की भी कार्रवाई तेज कर दी है ना? पता ही है आपको। अब आगे बढ़ने से पहले एक 30 सेकंड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एसआईआर है क्या। क्योंकि कई जो लर्नर हैं वो पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया क्या है। ये देखिए, जो ये एसआईआर है ये कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है, वार्षिक प्रक्रिया नहीं है। ये एक विशेष सत्यापन अभियान होता है जिसका उद्देश्य होता है कि मतदाता सूचियों को अध्ययन करना, उनको रिवाइज करना,
जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको सुधारना, जिनके नाम गलत तरीके से जुड़ गए हैं उनको हटाना, जो वोटर मृत हो गए हैं उनके नाम हटाना, जो जेन्युइन वोटर हैं उनके नाम जोड़ना, जो नए पात्र मतदाता हैं उनका नाम जोड़ना और जो दोहरे और अपात्र मतदाता हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना। देखिए, क्योंकि एसआईआर के दौरान जो है वो नाम हटाए जा सकते हैं, इसलिए न्यायालय इसे एक उच्च प्रभाव वाली संवैधानिक प्रक्रिया कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस कह रहा है। और आपको पता है कि जो चुनाव आयोग है उसको निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार संविधान के अंदर दिया हुआ 324 का, और सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर जो ये एसआईआर है इसको एक उच्च कोटि की उच्च प्रभाव वाली संवैधानिक प्रक्रिया कह रहा है, जो सीधे के सीधे अनुच्छेद 326 जो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को प्रभावित करती है उससे रिलेट करता है। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक करिए ना। और आपके सारे सवाल जो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पुरानी वीडियो में पूछते हैं, आपके पास मौका है, आप लाइव सेशन के दौरान कोई भी सवाल पूछिए, आपका मैं अभी जो है जवाब दूंगा। और चैनल को सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल क्या है, मुख्य चिंता क्या है इस मामले को लेकर, उसको समझते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी और एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। और उत्तर प्रदेश के एसआईआर को लेकर मुख्य चिंताएं सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने यह दलील दी कि उत्तर प्रदेश में जो अगला चुनाव है वो मार्च और अप्रैल 2027 में होना है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अगला चुनाव कब होना है? मार्च और अप्रैल 2027 में होगा। अब इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो आप एसआईआर? इतनी जल्दी करने की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है कि कम समय दिया गया है, चुनाव है आपके अप्रैल 2027 में और आप एसआईआर को अभी के अभी एक ही महीने में खत्म करना चाह रहे हैं। तो इतनी जल्दबाजी काहे की मचा रहे हैं? और जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 26 दिसंबर कर दी गई है। हालांकि सबको पता ही है कि एक हफ्ते का समय चुनाव आयोग की तरफ बताया गया, मगर वो 26 दिसंबर भी अभी भी कम समय है। और जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है 31 दिसंबर तक प्रकाशित होनी है। जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है यूपी की कब प्रकाशित होगी? 31 दिसंबर तक प्रकाशित होगी। वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट में तो देख लिया आप लोगों ने कि कितने लोगों के नाम हटे। अब ये देखना होगा कि जब उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट आएगी तो उसमें कितने लोगों के नाम हटेंगे या कितने नाम जुड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश की जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने की तारीख बताई गई है वो 31 दिसंबर बताई गई है। अब जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से जो दलील है वो बिल्कुल सीधी और स्पष्ट थी। क्या? कि जब चुनाव में अभी लगभग 1.5 साल बाकी है, अप्रैल 2027 में होना है ना, तो लगभग कितना टाइम बाकी है? 1.5 साल, लगभग 18 महीने के करीब समय बाकी है। तो ऐसी जल्दबाजी क्यों लगाई जा रही है जिससे वास्तविक मतदाताओं को के नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से हट जाएं और वो वोटर लिस्ट का हिस्सा ना बन पाए। सेशन कैसा लग रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस तरीके से आपके लिए सेशन लाया हूं, आप मुझे बताइएगा कि आप ऐसे ही और सेशन चाहते हैं कि जिससे मैं आपके साथ ऐसे बिल्कुल पर्सनली रूबरू हूं, जहां आपके चैट के माध्यम से मैं आपके ऐसे सवालों के जवाब। अब इसी मामले के अंदर हम आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हुआ यूपी का मामला, यूपी के वोटर लिस्ट रिवीजन से। अब केरल का जो एसआईआर प्रोसेस है उससे जुड़ी हुई चिंताएं भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, उससे जुड़ी हुई चिंताएं भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। लगभग क्या आई कि जैसे लगभग जो है इसके अंदर पहली बात ध्यान रखिएगा कि केरल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बेहद गंभीर स्थिति की ओर ध्यान दिलवाया कोर्ट का, और यह बताया कि लगभग 25 लाख नाम जो हैं वो हटाए जाने की कगार पर है, कि जो 25 लाख नाम हैं वो शायद वोटर लिस्ट से बहुत जल्दी ही हटाए जाएंगे। कई मामलों में पति का नाम है लेकिन पत्नी का नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, मतलब एक ही घर में रह रहे हैं, पति का नाम वोटर लिस्ट में रखा गया है और पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। यह कोई व्यक्तिगत त्रुटि नहीं है याचिकाकर्ताओं का कहना है, बल्कि यह प्रणालीगत समस्या का संकेत है कि मतलब जो प्रोसेस है उसी के अंदर दिक्कतें भरी हुई है। इससे जो वोटर लिस्ट की जो सटीकता है, निष्पक्षता है और जो समावेशन है उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? अब इस पर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चुनाव आयोग की बातों को सुना, बल्कि
पार्टी याचिकाकर्ताओं की बातों को सुना, उसके साथ साथ चुनाव आयोग की बात को भी सुना। अब चुनाव आयोग ने जब अपना पक्ष रखा तो चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग की ओर से पहली बात तो कौन पेश हुए? वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि आयोग स्थिति पर निरंतर नजर रखे हुए है और जो केरल में जो समय सीमा है वो पहले ही 2 बार बढ़ाई जा चुकी है और जो समय बढ़ाने का जो विकल्प है वो अभी भी बंद नहीं है। मतलब केरल में 2 बार ऑलरेडी समय सीमा बढ़ा दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है और अभी भी हम रुक नहीं रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ा दी जाएगी। जहां आवश्यकता होगी उसका आगे भी विस्तार किया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो आयोग ने कहा है कि जो ये पूरा प्रोसेस है, जो ये टाइमलाइन प्रोसेस है, ये लचीला है लेकिन किसी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा। ठीक है, अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण हिस्से की जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत एक बड़ा संकेत दिया है, उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम टिप्पणी इसके अंदर क्या आई है? सुप्रीम कोर्ट ने कोई कठोर आदेश देने की बजाय बल्कि एक संवैधानिक रास्ता अपनाते हुए ये कहा है, क्या कहा है? कि याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी कि जो यूपी की एसआईआर से रिलेटेड या फिर केरल की एसआईआर से रिलेटेड अगर आप कोई एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं तो आप चुनाव आयोग को पेश करो और उनको बोल दो कि टाइमलाइन बढ़ा दो, एसआईआर की टाइम बढ़ा दो। याचिकाकर्ताओं को बोला है कि आप चुनाव आयोग को दे दो और चुनाव आयोग को साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दे दिया है कि आपके पास जो अनुरोध आए, चाहे वो यूपी की एसआईआर से रिलेटेड आए या फिर आपके केरल के एसआईआर से रिलेटेड आए, आप उनको सहानुभूति पूर्वक, मतलब दया के साथ, करुणा के साथ, सिंपैथेटिक होकर विचार करें और जहां पर जरूरत हो आप वोटर लिस्ट के या एसआईआर के प्रोसेस की समय सीमा बढ़ा दीजिए। मतलब यहां पर साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश की एसआईआर को लेकर या फिर केरल की एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के पास कोई एप्लीकेशन आती है याचिकाकर्ताओं के पास रिगार्डिंग द इंक्रीज ऑफ टाइम की समय सीमा जो एसआईआर की है वो बढ़ाई जाए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बोल दिया है, भाई क्या बोला है कि विचार कर लो और सिंपैथेटिक विचार करो और जरूरत पड़े तो टाइमलाइन एक्सटेंड कर दो। इतना कठोर बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दया भाव के साथ काम करो। ठीक है, तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एसआईआर जो प्रोसेस है, डेट है, वो यूपी की और बढ़ सकती है। मतलब कहीं ना कहीं मतदाताओं के लिए ये एक राहत की खबर है। आप बताइए, आपको नहीं लग रहा है ये राहत की खबर है? कमेंट सेक्शन के अंदर आपका कोई कमेंट ही नहीं आता है। आपको कैसा सेशन लग रहा है? मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या? और सेशन अभी तक अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करिए। कोई सवाल है तो वो पूछिएगा। ठीक है, तो मतलब चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल संकेत दे दिया है कि हो सकता है यूपी की एसआईआर की डेट बढ़ेगी। बोला है कि अगर कोई एप्लीकेशन आए तो उसके ऊपर विचार करो और डेट को एक्सटेंड करो। ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि कठोर बनने की जरूरत नहीं है। जमीनी वास्तविकताओं का ध्यान रखो, व्यवहारिक कठिनाइयों का ध्यान रखो और सभी प्रासंगिक पहलुओं पर भी ध्यान रखो और जरूरत पड़े तो टाइम को एक्सटेंड करो। एक शब्द सुप्रीम कोर्ट का कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करो, सिंपैथेटिक होकर विचार करो। यह कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूं। इसका अर्थ है कि आयोग को गंभीरता से सोच विचार करना होगा। निर्णय जो है वो मशीनी टाइप का नहीं हो सकता, यांत्रिक नहीं हो सकता। आपको हाई एंड ड्राई डिसीजन नहीं लेना है बल्कि सोच समझकर डिसीजन लेना है, क्योंकि जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है, जो लोकतंत्र है, उसके अंदर जो मतदाता के अधिकार हैं वो सर्वोपरि हैं और सर्वोपरि होने चाहिए। इस चीज को आपको चुनाव आयोग को ध्यान रखना है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से, साफ रूप से पता चल रही है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि एक इस सुनवाई के दौरान एक एंसिलरी मुद्दा भी साथ में आया, सहायक मुद्दा भी कोर्ट के सामने आया जब यह सुनवाई चल रही थी। और वो जो सहायक मुद्दा था वो पता है क्या था? वो डेटा सुरक्षा को लेकर था। चुनाव आयोग के पास हर वोटर अपना
बहुत इंपॉर्टेंट डाटा शेयर करता है ना, जैसे आपका एड्रेस हो गया, सब कुछ तो आप देते हो चुनाव आयोग को, और एसआईआर प्रोसेस के अंदर तो पता नहीं कहां कहां के कितने पुराने दस्तावेज देते हो। तो डेटा सुरक्षा वाला जो मामला आया, उसके ऊपर सुनवाई के दौरान एक और चिंता उठाई गई सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो थी डेटा सुरक्षा की। चुनाव आयोग द्वारा जो स्वयं सेवक हैं, मतलब जो वॉलंटियर्स हैं, उनकी नियुक्ति के रेफरेंस में और नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के लीक होने का खतरा, कि जो चुनाव आयोग सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है कहीं गलती से वो लीक ना हो जाए, उसके लिए क्या सेफगार्ड अपनाए जा रहे हैं। और बढ़ता जो डिजिटल फ्रॉड है और स्कैम है, उसकी तरफ भी ध्यान केंद्रित कराया गया कोर्ट का। हालांकि न्यायालय ने इस मुद्दे पर भी इस चरण पर सुनने से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस मुद्दे को भी, जो प्राइवेसी वाला मुद्दा है, इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ध्यान केवल समय सीमा और मतदाता समावेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा दिया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का यह रुख है कि आप अगर टाइमलाइन जरूरत पड़े आपको एक्सटेंड करने की एसआईआर प्रोसेस की, यूपी के लिए और केरल के लिए, तो जल्दी से जल्दी एक्सटेंड कर दीजिए। आप सिंपैथेटिक होकर, व्यवहारिक होकर डिसाइड करिए, और जरूरत पड़े तो आप टाइमलाइन एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यह बात करते हैं कि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय नहीं किया। यह समझना बहुत जरूरी है कि अदालत ने अभी एसआईआर की वैधता पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। आप देखेंगे कि इस चैनल पर आपको बहुत सारे सेशन मिल जाते हैं, मगर ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी तक, मतलब रोज सुनवाई में कुछ नया 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 कोर्ट के सामने आता है, मगर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बोला कि एसआईआर की वैधता के बारे में कोई डिसीजन नहीं दिया है, कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। यह मुद्दा आगे सुना जाएगा। चुनाव आयोग 6 जनवरी 2026 को अपनी दलीलें कोर्ट के सामने फिर से रखेगा। अर्थात जो ये आदेश आया है, ये अंतरिम है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है, इंटरिम ऑर्डर है। क्या आदेश है कि आदेश ये दिया गया है चुनाव आयोग को कि अगर याचिकाकर्ता या कोई भी अगर आपको एसआईआर की डेट एक्सटेंड करने के बारे में बोले, तो आप टाइट जैकेट फॉर्मूला मत अपनाइए। जहां पर जरूरत पड़े आप एसआईआर की डेट को एक्सटेंड कर दीजिए। थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक, व्यवहारिक होकर चीजों को सोचिए और उसके बाद डेट को एक्सटेंड करिएगा। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक बहुत जरूरी सवाल पूछता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप, हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको कंटेंट हमारा 1% भी अच्छा लगता है, तो इस सवाल का जवाब जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर देना। क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जवाब नहीं देते। आपके सवाल, आपके कमेंट हमें ये आइडिया देते हैं कि आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है और आपके लिए हम कैसी नए नए सेशंस ला सकते हैं। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए, उसका जवाब जरूर दिया करिए। कि सवाल मेरा ये है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि क्या मतदाता सूची संशोधन यानी कि वोटर लिस्ट रिवीजन में गति अधिक महत्वपूर्ण है या फिर सटीकता या फिर समावेशन, सटीकता और समावेशन। कि जो वोटर लिस्ट की प्रक्रिया हो रही, रिवीजन की प्रक्रिया हो रही है, जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, इसमें हमें जल्दबाजी अपनानी चाहिए या हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि जो जेन्युइन वोटर हैं उन सभी के नाम वोटर लिस्ट के अंदर आए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो राय है, बहुत लोकतंत्र की आवाज बनती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब जो ये पूरा का पूरा डिसीजन आया है कोर्ट का, इसका एक थोड़ा सा लीगल एनालिसिस कर लेते हैं अगले 30 सेकंड के अंदर। इसका मतलब इंपॉर्टेंस समझते हैं कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। जो ये मामला है, 3 मूल संवैधानिक सिद्धांतों को दर्शाता है। और कौन कौन से संवैधानिक सिद्धांत दर्शाता है? पहला, कि जो मतदान का अधिकार है वो मूल आधार है। मतदान, लोकतंत्र के अंदर जो मतदान का अधिकार है ना, वो एक जेन्युइन वोटर से कोई छीन नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। और वो लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र की नींव क्या है? मतदान का अधिकार है। यह सिद्धांत पहला है। हालांकि मतदान एक वैधानिक अधिकार है, लीगल अधिकार है। ये संवैधानिक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, आप इसको फंडामेंटल राइट नहीं कह सकते, एक लीगल राइट है। 326 के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वैधानिक राइट है। लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। क्योंकि यह भी जरूरी है कि जो लोकतंत्र है उसके अंदर जो चुनाव है वो फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, उसके अंदर कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब जेन्युइन वोटर जो है वही उसके अंदर हिस्सा लेने चाहिए। तो वहां से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ये संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है। दूसरा सिद्धांत जो हमारा सबसे सामने ही आता है, वो आता है प्रशासनिक सुविधा जो है
वो अधिकारों से ऊपर नहीं है। मतलब कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि मुझे 1 महीने के अंदर एसआईआर कराना है, तो भाई आपके जो अधिकार हैं, जो आपकी सुविधा है कि आप अपना सारा काम जल्दी से जल्दी निपटाना चाह रहे हो, उससे ऊपर लोकतंत्र के अंदर जनता के वोटिंग राइट हैं। जनता का जो वोटिंग का अधिकार है ना, वो ज्यादा मायने रखता है। आपकी प्रशासनिक सुविधा के अंदर थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, उसके अंदर थोड़ी ढिलाई बरती जा सकती है, मगर यह जिम्मेवारी हर व्यक्ति की है, हर संस्था की है कि लोकतंत्र के अंदर जो भी वोटर है, जेन्युइन वोटर है, उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। माना कि जो समय सीमा है वो जरूरी है, समय सीमा जरूरी है, लेकिन एक बार अगर किसी का गलती से वोटर लिस्ट से नाम हट गया और चुनाव हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई संभव ही नहीं है। उस वोटर के वोट की अहमियत तुम क्या जानो रमेश बाबू, समझ रहे हो? अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से गलती से हट गया, जो जेन्युइन वोटर है, मैं इलीगल वोटर की बात नहीं कर रहा, जो जेन्युइन वोटर है, अगर जेन्युइन वोटर का नाम किसी का गलती से हट गया और चुनाव हो गया, वो चुनाव में वोट नहीं दे पाया, क्या उसके अधिकार का जो हनन हुआ है, क्या हम कभी उसकी भरपाई कर पाएंगे? क्या लोकतंत्र में या संस्थाएं हमारी कभी कर पाएंगी क्या? बताइए, जवाब दीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है ये भी बताइए। आप बता नहीं रहे हैं कि आपको सेशन क्या लग रहा है, कोई सवाल है तो वो भी नहीं पूछ रहे हैं। तीसरा एक और पॉइंट है जो सिद्धांत इस पूरे केस से सबके सामने आ रहा है, वो है न्यायिक संयम और जवाबदेही। न्यायिक संयम और जवाबदेही। न्यायालय ने चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन संवैधानिक संवेदनशीलता सुनिश्चित की है कि आप एसआईआर प्रोसेस कराइए, मगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा नरम होकर सोचिए और डेट को एक्सटेंड करिए। चुनाव आयोग के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक संतुलन अपनाया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर आगे क्या होगा। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई हमारी जो चैनल मेंबरशिप है, आप उसको ज्वाइन करिए, सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए और बेहतर सेशन लाए जा सके। मेरे को कमेंट्स भी आ रहे थे दूसरे वीडियो के अंदर, सर कोई 1 हफ्ता हो गया, कोई हमारे लिए अच्छा सेशन नहीं आया है। तो आप सपोर्ट करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तभी तो आपके लिए ज्यादा सेशंस हम लाएंगे, ज्यादा जानकारी लाएंगे और महत्वपूर्ण जानकारी लाएंगे। देखिए, हम भी इंसान हैं, हमें जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम आपके लिए कैसे सेशन लाएंगे। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जो ये एडीआर बनाम चुनाव आयोग का जो केस है, इसमें आगे क्या होगा। इसमें आगे क्या होगा, चुनाव आयोग के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दे दी है, ये एक इंडिकेशन दे दिया है कि जो एसआईआर प्रोसेस है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है यूपी का और केरल का बढ़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला याचिकाकर्ताओं कि तुम चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दो, और चुनाव आयोग को ये बोला है कि अगर इनके एप्लीकेशन आए तो थोड़ा सा नरम होकर सोचना और जरूरत पड़े तो डेट एक्सटेंड कर देना। ठीक है, समझ गए? इज इट क्लियर यहां तक? इसमें आगे क्या होगा, याचिकाकर्ता चुनाव आयोग को अब अपना प्रतिनिधित्व देंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, और आयोग को उस पर एक कारण युक्त निर्णय लेना होगा, रीजन्स के साथ डिसीजन लेना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की एसआईआर डेट को बढ़ाया जाए, केरल की डेट को बढ़ाया जाए, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे यह जांचेगा कि क्या एसआईआर स्वयं में वैध है, क्या पर्याप्त सुरक्षा उपाय एसआईआर को कराने में मौजूद हैं। जो अगली महत्वपूर्ण सुनवाई है वो अब इस मामले के अंदर जनवरी 2026 के अंदर होगी। ठीक है, इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है और हम अपने निष्कर्ष की तरफ चल रहे हैं। आप लोगों के लिए अभी 11:30 से 12 बजे तक का ही मैंने सेशन किया है। ठीक है, तो अब निष्कर्ष की तरफ ये है, निष्कर्ष ये है इस पूरे मामले का, जो आज की सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट का यहां पर संदेश एक बिल्कुल साफ है। क्या संदेश है सुप्रीम कोर्ट का, कि जो चुनाव हैं उसके अंदर शुद्धता बहुत जरूरी है, क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, निष्पक्षता बहुत जरूरी है, और जो मतदाता समावेशन है कि वोटर लिस्ट के अंदर नाम मतदाताओं का, पात्र मतदाताओं का नाम जुड़े, इसके साथ किसी भी तरीके से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है,
आप समझ गए यहां तक? और तीसरा, प्रशासन को संवेदनशील, धैर्यपूर्ण और न्याय संगत होना होगा। तभी लोकतंत्र के अंदर सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन आ पाएगी। लोकतंत्र की एक खासियत है, क्या खासियत है बताऊं? लोकतंत्र शोर से टूटता नहीं है, पर चुपचाप तब कमजोर होता है जब वास्तविक मतदाता सूची से बाहर कोई जेन्युइन मतदाता कर दिया जाता है। समझ रहे हैं ना मैंने अभी क्या बताया कि लोकतंत्र में आप कितनी आवाज उठाओ, इस बात से नहीं टूटेगा लोकतंत्र, मगर लोकतंत्र चुपचाप तब कमजोर होता है जब किसी एक जेन्युइन, जो एक सच में वैध मतदाता है, उसका नाम वास्तविक मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाए, बिना उसकी गलती के, बिना उसके दोष के। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर इस वीडियो ने आपको ये समझने में मदद की है कि संवैधानिक न्यायालय जो मतदाता अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, जितना हो सके सभी के साथ साझा करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा। सुपर थैंक्स, सुपर चैट के माध्यम से हमें सपोर्ट करिएगा। कमेंट में आपका कोई जवाब है, कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, सब कुछ पूछिएगा। कोशिश रहेगी कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दूं। और मुझे ये बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पर एक डिस्कशन चाहते हैं, एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, वो भी मुझे बताइएगा ताकि आपके लिए वो सेशन लाया जा सके। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। शुभ रात्रि। थैंक यू।